ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जो कुछ सवाल हमारे रह गए थे उन पर एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस खबर पर आम आदमी पार्टी ने जो हेल्पलाइन नंबर तो जारी किया है, लेकिन उसका खामियाजा जल्द ही भुगतना भी पड़ेगा क्योंकि वो हमेशा ही बिजी रहेगा। देखिए, फायदा भी होगा, ऐसा हम नहीं कहते हैं कि इससे फायदा नहीं होगा। इससे डर तो व्याप्त होगा ही। जो भ्रष्टाचारी हैं, जो घूसखोर हैं, वो डरेंगे। उनके लिए तो समस्या है, उनके लिए तो बड़ी दिक्कत वाली बात है कि हेल्पलाइन नंबर जारी हो गया है और कोई बोलेगा कैसे और इस प्रक्रिया में शामिल कैसे होगा, वो भी चौकन्ना रहेगा कि मेरे साथ कहीं धोखा ना हो जाए। मेरे को आसानी से पेशकश की जा रही है और मुझे पैसा दिया जा रहा है, घूस दी जा रही है और पीछे मेरी रिकॉर्डिंग ना हो रही हो, तो ये डर उसके मन में व्याप्त होगा। लेकिन एक हमारी परंपरा रही है, रेखा, हमारे देश में कहते हैं क्या कि हमारा कानून, पता है क्यों हमारे यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया लंबी चलती है? वो सिर्फ इसलिए चलती है कि कई दोषियों के बीच एक निर्दोष को सजा ना मिल जाए, और निर्दोष को सजा मिले ये बहुत गलत है। किसी निर्दोष को अगर आप कोई दोष में शामिल करके और उसको आप सजा दे दें तो ये बहुत गलत है। इस चीज को लेकर हमारे यहाँ पे परंपरागत रूप से व्यवस्था रही है और इसी को लेकर हमारी जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो लंबी चलती है। तो ये तमाम सारी बातें हैं। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि देखिए, इनकी अपनी राजनीति भी है। ये हमेशा आम आदमी की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी की सिर्फ भलाई ही चाहते हैं, इनको अपनी राजनीति की भी चिंता है। और जाहिर बात है कि जब सिस्टम में ताकतवर नहीं होंगे तो किसी का कर क्या लेंगे। तो दो पहलू हैं, दोनों पहलुओं पे विचार होना चाहिए। और जो भी ये मंडली बनी है उनकी तरफ से, जैसा कि एक दफे चर्चा चल रही थी जब जन लोकपाल का प्रारूप तैयार हो रहा था, ड्राफ्ट तैयार हो रहा था और धारणा उसकी बन रही थी, उस दौरान एक बात चली थी कि आप लोकपाल के पास अगर फर्जी शिकायत लेके जाती हैं तो कार्रवाई आप पे ही हो और तगड़ी कार्रवाई हो, ताकि ऐसे लोगों को भी हिम्मत ना हो कि वो फर्जी शिकायत लेके या किसी बदनीयती से किसी को फंसाने के लिए आप आगे बढ़ें। क्योंकि अगर ऐसा होने लगे तो हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक कहानी थी, उनका एक संस्मरण था, उसमें उन्होंने लिखा था कि क्या निराश हुआ जाए, दुनिया में सिर्फ गंदे लोग नहीं, अच्छे लोग भी हैं। और अच्छे लोग अगर फंस गए तो जो चुनिंदा कुछ लोग हैं जो कि सिस्टम में जोर लगा के चीजों को ठीक रखना चाहते हैं, उनके ऊपर अगर कोई गलत मैसेज गया तो वो निराश होंगे, हताश होंगे। इसका नुकसान सिस्टम को उठाना पड़ेगा और भुगतेगी आम जनता। जी बिल्कुल। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि आम आदमी पार्टी को थोड़ा तरीका जो चला रहा था वो थोड़ा पुनर्विचार करने की जरूरत है। क्योंकि मैंने अरविंद को कई दफे ये कहते हुए सुना है, एक दफे ये भी सवाल उठा था कि भाई जो वहां पे फर्जी शिकायत लेके जा रहा है तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? तो उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई करने की क्या जरूरत है, फर्जी कोई शिकायत लेके आएगा ही नहीं, कोई घूस मांगेगा तभी कोई जाएगा शिकायत लेके, और उसके लिए सबूत होगा, सबूत वो ऑडियो या वीडियो देगा, उसको हम जांचेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसमें फ्रॉड हो सकता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे कानून ऐसे हैं। आज हम दहेज कानूनों की बात करते हैं और दहेज कानूनों के विपरीत असर कितने हुए हैं और कितना उसका दुष्प्रभाव हुआ है वो भी हमारे सामने है। तो इन सारी चीजों को, अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप जनरेशन जो है नई जनरेशन के नई सोच वाले नेता हैं, तो इन सारी चीजों को समझना होगा कि देखिए, दो चार कानून ऐसे ही हमारे साथ ऐसे लगे हुए हैं जिनका नुकसान क्या कहते हैं, निर्दोष लोगों को ही उठाना पड़ रहा है। तो हमें यहाँ पे थोड़े से प्रावधान करने की जरूरत है। अगर आपकी मंडली समझदार है तो इस पे विचार जरूर करें। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव की भी बात कर लेते हैं कि ज्यादातर मंत्री चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी का जो रुख है उसे देखकर काफी कुछ सबक भी ले रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो। लेकिन यहाँ एक खबर लगी है जो कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में क्षेत्र और दौड़ते ज्यादातर मंत्री, लेकिन टेंशन में मंत्री और मौज में है मंत्रालय। और देखिए, यहाँ पे टेंशन में मंत्री इसलिए नहीं है कि उनके मंत्रालय का काम रह रहा है या बहुत सारा काम छूट गया है जो आपने उम्मीद जगाई थी लोगों में। पहले जब सरकार का गठन हुआ था कि 100 दिनों के बाद हम आपको बताएंगे कि हमने क्या बेहतर किया, फिर उसके थोड़े समय बाद आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या अचीव किया। और अब इस बात को लेकर टेंशन में नहीं है कि हमारा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है तो हम क्या जवाब देंगे कि अपने कार्यकाल के दौरान हमने मील के पत्थर जैसे ऐसे क्या क्या काम कर दिए जिसको हम गिना सकें। ये टेंशन में सिर्फ इसलिए हैं कि चुनाव होने जा रहे हैं, हम अगला कार्यकाल अपना कैसे सुनिश्चित करें एक सांसद के तौर पे, और सांसद के तौर पे अपना कार्यकाल तय करने के लिए इनकी चिंता इनके मंत्रालय से ज्यादा इनके क्षेत्र में चली गई है
टेंशन में अब यहां राहुल गांधी खूब कोशिश कर रहे हैं छवि सुधारने की या आखिरी समय में कुछ अच्छा मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। बैठक पे बैठकें हो रही हैं, आपके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई, आपके अपने संगठन में बैठक हो रही है। आप कहने का मतलब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी दरअसल दिक्कत आपके साथ ये हो गई है कि हर बात में आप आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस संगठन जो लगातार बैठकें कर रहा है और छवि सुधारने की जो कवायद चल रही है उसको ये करारा झटका है कि एक तरफ तो संगठन जो है वो लगातार निर्देश दे रहा है कि आपको और ज्यादा फुर्ती लाने की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों को फुर्ती लाने की जरूरत बताई जा रही है उनको अपनी चिंता सता रही है और वो क्षेत्र में ज्यादा समय दे रहे हैं। तो सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, भले ही ये खबर पीछे के पन्नों में लगी है लेकिन है बड़ी खबर ये। बिल्कुल साफ इसमें ये लिखा हुआ है कि सरकार जो अभी फिलहाल जो काम चल रहे हैं वो सिर्फ जो रोजमर्रा के काम है, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन पर काम चल रहा है, खास कोई मंत्रालय में काम नहीं चल रहा है। गांधी परिवार की बात कर लें कि गांधी परिवार से मिलन की सुगबुगाहट है गांधी परिवार के मिलन से जी। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीन नाम आते हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इन तीनों ने सक्रियता दिखाई है और इसके बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है। कई तरीके की सुगबुगाहट हो रही है। अभी सुबह सुबह जी खबर आ रही थी एनसीपी के हवाले से, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि भाई अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार उम्मीदवार होते हैं यूपीए की तरफ से तो हमें विचार करना पड़ेगा कि हम यूपीए में रहें या ना रहें। और इसके कारण भी है, राहुल गांधी आपको याद हो अभी हम 4 महीने पहले की बात करें, 4-5 महीने पहले की बात है जब अध्यादेश पे उनका तल्ख रुख आया था, प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पे थे। उससे ठीक पहले राहुल गांधी महाराष्ट्र गए थे और छत्तीसगढ़ गए थे। महाराष्ट्र पुणे गए थे वो और वहां जाके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ये कहा था कि आपको खुद के दम पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। एनसीपी के कुछ मंत्रियों का नाम लगातार भ्रष्टाचार में आता रहा है, उसमें चाहे अन्ना हजारे हो जो कि लगातार कहते हैं कि मैंने कई मंत्रियों की बलि ली है, या फिर आपकी जो इकाई आम आदमी पार्टी की महाराष्ट्र की उसका हमला सीधे तौर पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पे है। और ऐसे में चूंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कि प्रमुख घटक है इस गठबंधन का, उसके ऊपर गठबंधन के जो कर्ता धर्ता है राहुल गांधी, हम कह सकते हैं कि सोनिया गांधी चेयरपर्सन है, लेकिन राहुल गांधी की कितनी चलती है सब कोई जानता है। राहुल गांधी जाके पुणे में ये कहें कि एनसीपी से अलग होकर हमें अपने अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि हम एनसीपी को भाव ही नहीं देते हैं। तो अब जब इनको जरूरत पड़ेगी, एनसीपी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं कि राहुल गांधी हमें मंजूर नहीं है, हमें विचार करना पड़ेगा। और असमंजस की स्थिति में है एनसीपी नेतृत्व कि हम करें तो क्या करें। यही नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, जिसका गठन ही सोनिया गांधी के विरोध पे हुआ था। वो दौर याद है जब जितेंद्र प्रसाद जो कि यूपी के कद्दावर नेता रहे हैं और वो सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव तक लड़ चुके हैं अध्यक्ष पद के लिए, उनके बेटे भले ही आज मंत्री हो, लेकिन ये तीन दिग्गज नेता नाराज हुए थे जब कांग्रेस में नेतृत्व का संकट चल रहा था। सीताराम केसरी का दौर था, माधवराव सिंधिया हो, राजेश पायलट हो या जितेंद्र प्रसाद हो, इन तीनों की नाराजगी साफ साफ धरातल पे आई थी। और अगर हम इनकी बात कर ले शरद पवार साहब की, ये तो इस कदर नाराज हुए कि इन्होंने अलग पार्टी का गठन कर लिया और वाकई में कद्दावर नेता हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस से अलग होने के बाद भी उन्होंने दिखा दिया कि हाँ मेरे में दम है और मैं शत्रप हूं, इनके सहायता के दम पे ही सरकार वहां पे कांग्रेस की चल रही है। एक बार फिर से शरद पवार के सामने यही दिक्कत आ गई है। तब सोनिया गांधी आई थी जबकि पार्टी का निर्माण हुआ था, लेकिन सियासत है, यहाँ पे मेल मिलाप हो जाता है। अब राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, या इनको लग रहा है कि शायद राहुल गांधी के साथ हवा नहीं चल रही है, तो हमें इनसे अलग होकर ही बहने की जरूरत है, चलने की जरूरत है। तो ये मुश्किल है और ये सिर्फ एनसीपी के साथ नहीं है, और भी जो घटक हैं उनकी तरफ से आपको सुगबुगाहट सुनाई देगी जिस दिन ऐलान होगा राहुल गांधी के नाम का प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पे। जी बिल्कुल, ये चीजें तो आएंगी। साथ में राहुल गांधी के लिए जो कांग्रेस के खुद के अंदर अब आप कह सकती हैं आज भले ही क्योंकि कांग्रेस में बहुत जल्दी हम विरोध के स्वर नहीं सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये कमी कहिए या लोकतांत्रिक व्यवस्था कहिए, इसमें हम ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत तुरंत रिएक्शन आने लगते हैं। लेकिन शायद ये डर भी है कांग्रेस पार्टी के अंदर फिलहाल कम से कम सोनिया गांधी के नाम पे, जिस तरीके से सोनिया गांधी ने पार्टी को संभाला, पार्टी को सरकार तक ले गई और सब कुछ सफल तरीके से चलाया, उनका डर,
उनका वो लिहाज अगर रहता है, जिस कारण से नीचे से आवाज नहीं आती है, दूसरी पंक्ति से ये आवाज नहीं उठती है कि हमें राहुल स्वीकार नहीं है, हमें फलां बंदा स्वीकार है, हमें ये स्वीकार नहीं है, वो स्वीकार है। कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ा तबका ऐसा होगा जो मन महसूस के बैठा होगा, जिसमें हमने अभी कुछ दिनों पहले चिदम्बरम साहब को भी सुना था, दबी हुई बात निकल ही आती है कि हमें जल्दी करनी चाहिए, प्रधानमंत्री पद के नाम का ऐलान करना चाहिए। बीच में कुछ और लोगों के नाम चले थे कि अगर राहुल गांधी का नाम सफल नहीं होता है तो ऑल्टरनेट के तौर पे हम किसको रखें ताकि जो डैमेज हुआ है उसकी थोड़ी भरपाई हो सके। लेकिन फिलहाल डर कहिए, इज्जत कहिए, लिहाज कहिए, जिस कारण से कांग्रेस के अंदर खाने से आवाज नहीं आ रही है, वरना कांग्रेस के अंदर खाने भी बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जो आज सोच रहे होंगे, इस उधेड़बुन में होंगे कि राहुल गांधी को इतना घुमाया तो अब तक कुछ नहीं मिला, अब राहुल गांधी के साथ क्या मिलेगा। इस खबरों पर हम वापस लौटेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।